विहारों की उपज है, पूर्व उपज है। बौद्ध भिक्षु एवं विभिन्न गैर सरकारी संगठनों से पधारे पदाधिकारी, सरकारी अधिकारी और अन्य मित्र जो उपस्थित हैं, सबको मैं अभिवादन करता हूँ। कहा गया है कि हिंदी में वार्तालाप करें। मैं आशा करता हूँ कि हम हिंदी में ठीक से आपके साथ संवाद स्थापित करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होंगे। यहाँ मैंने देखा लोगों को हिंदी का ज्ञान अच्छे है। कुछ वर्षों पूर्व मैं लद्दाख गया था, तो लद्दाख के लोगों ने कहा कि आपका हिंदी हम लोगों को समझ में नहीं आता है, अंग्रेजी में बोलिए। मैं समझ सकता हूँ, लद्दाख बहुत समय तक जम्मू कश्मीर की अंग में रहे हैं, तो वहाँ अधिकांश लोग उर्दू अथवा उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी बोलने की अभ्यस्त हैं। तो इसलिए यूपी बिहार की जो हिंदी है वहाँ समझने में कठिनाई अनुभव होता है। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर ऐसा कठिनाई नहीं होंगे। कहा गया है बौद्ध भाषा में कुनु छिरसुतन कंगल दोने चेचो, जिसका हिंदी रूपांतर प्रेरणा कैसे हो, कैसा हो और समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। मुझे बताया गया कि आज यहाँ जो उपस्थित महानुभाव लोग हैं वो सामाजिक कार्य से कोई न कोई गैर सरकारी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। उनके कार्यों में कैसा चित्त उत्पादन होना चाहिए, कैसा मानसिकता से तैयार होना चाहिए और जब समस्या आते हैं तो उसका कैसा समाधान करना चाहिए। ये दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जिसका उत्तर खोजना सरल नहीं है। विशेष रूप से मैं आपको कोई उपयोगी बात बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे यहाँ की धरातल सत्य से अवगत नहीं है। जमीनी जो यथार्थ हैं उसकी जाने बिना और गैर सरकारी संस्थाएं किस विषय पर और किस क्षेत्र में कार्यरत हैं वो भी मुझे नहीं मालूम है। और समस्या क्या है, समस्याओं का समाधान करना और समाधान खोजना, ये दो अलग अलग विषय हैं। वैसा तो समस्याओं का समाधान करना अपना आप में एक समाधान खोजने की कार्य होता है, लेकिन फिर भी
कठिनाइयों की और विशेष रूप से जो चुनौतियां हैं उनको सामना नहीं कर पाने पर उनके समाधान खोजना भी कठिन हो जाता है। तो ऐसा परिस्थिति में मैं 2-3 वर्षों में कभी कभी इधर 1-2 हफ्ते के लिए चले आता हूँ। तो उससे यहाँ की परिस्थितियाँ क्या है, यहाँ की आवश्यकताएं क्या है और यहाँ की विशेष रूप से स्थानीय जो समस्याएं हैं वो क्या है, उससे मुझे अवगत नहीं है। तो ऐसा परिस्थिति में मैं कुछ कहूँ वो आपकी कार्य योग हो, ये आवश्यक नहीं है। फिर भी मैंने इस संवाद को इसलिए स्वीकार किया कि सामान्य सिद्धांत की जो बातें हैं हर जगह लागू हो सकते हैं। उन विषयों पर मैं कुछ बात करने की चेष्टा करूँगा। आप सबको विदित है कि गैर सरकारी संगठन, ये भी एक संगठन है, सुनिश्चित रूप से स्थापित किए हुए संगठन है। इसका विचार जो है वो पश्चात का है। पश्चात में जब से गणतंत्र या प्रजातंत्र की प्रणाली ठीक ढंग से चलना प्रारंभ हुआ, बहुत पुराना इतिहास तो नहीं है, 200-300 साल की इतिहास है। तो उसके बाद सरकारों की सामने कुछ सीमाएं आने लगे थे। सरकार का कार्य सार्वजनिक रूप से समस्त प्रजा को एक जैसा ही करना होता था। तो इसलिए वो स्थानीय जो विशेष प्रकार की समस्याएं हैं उसको विशेष ध्यान नहीं दे पाते थे और क्षेत्र विशेष में काम करना भी उनके लिए कठिनाई हो गए थे। सार्वभौम काम करने में उनकी क्षमता नहीं था और स्थान विशेष के लिए करना एक शासन होने के कारण, साकार होने के कारण उसमें थोड़ा संकोच होते थे और व्यक्तिगत रूप से करना भी संभव नहीं था। तो इसलिए कुछ लोग जो एक जैसे विचार वाले लोग हैं वो मिल करके सभा, सोसाइटी, सभा और समाज की ऐसा गैर सरकारी संगठन बनाने की प्रणाली को विकसित किया जो अपने अपने सीमित क्षेत्र में कार्य कर सकें और सीमित साधनों से स्थान विशेष पर कार्य संपन्न किया जा सके और जिसमें बाकी लोगों का कोई दावा ना रहे, वहाँ किया तो यहाँ क्यों नहीं किया, ऐसा कह ना सकें। तो इस दृष्टि से ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्थाएं, इसका विचार अच्छा था। तो वो भारतवर्ष में भी पहुँचे जब ब्रिटिश शासन थे। अधिकांश अभी भारतवर्ष की जगहों पर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 चल रहे हैं। हिमाचल जैसे कहीं कहीं प्रांत में अपना नया कानून बना लिया है, लेकिन अधिकांश जगह पर अभी नए कानून नहीं है। वो 1860 के कानून के अंतर्गत गैर सरकारी संगठन पंजीकृत होते हैं। 2 किस्म के होता है, एक न्यास के रूप में होते हैं और एक सभा के रूप में होते हैं। One is called society, the other is called trust.
बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों के कानून लगभग एक ही जैसे हैं। वो एक केंद्रित कानून के माध्यम से संचालित होता है, तो उसमें एक रूपता रहे और मूल रूप से साकार की अधिपति भी उसमें रहें, ये दोनों को सोच करके गैर साकारी होने पर भी साकार का नियंत्रण कैसा उस पर रहें, उसको ध्यान में रखते हुए ये कानून बनाया गया था। तो इसलिए कहने के लिए हम गैर साकारी हैं, लेकिन बहुत सा नियम कानून साकारी वाला ही अपनाना पड़ता है, तो जिससे कभी कहीं तो सुविधाएं हैं भी है और कहीं असुविधाएं भी हैं, इन सब को लेकर के चलता है। लेकिन ये एक अच्छा कार्य अभी तक चल रहा है, तो ये प्रशंसनीय है हर जगह इस तरह की, क्योंकि जो व्यक्तिगत स्तर पर नहीं कर पाने वाले बहुत सा कार्य इन संगठनों के माध्यम से सरलता से हो जाता है, और इसके लिए कर का छूट और विदेश सहायता लेने की सुविधा इत्यादि बहुत सी सुविधाएं भी साकार से लिया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा संगठन के माध्यम से जो समाज की सेवा करने का है, तो उन लोगों की चित्तवृत्ति मानसिक पृष्ठभूमि क्या होना चाहिए, ये एक प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है, जब समस्या आते हैं, समस्या से थोड़ा आगे जा कर के जो चुनौतियाँ आते हैं, द चैलेंज, उसको कैसा सामना करना चाहिए। ये दो मूल प्रश्न जो लिखित रूप में मुझे दिया गया है, तो ये दो मूल प्रश्न हैं। इस पर मैं थोड़ा सा अपने विचार रखने की प्रयास करूँगा। लेकिन फिर भी मुझे ये अपने आप में आश्वासित नहीं है कि मैं जो विचार यहाँ पर आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो आपके लिए उपयोगी हो या अनुपयोगी हो, ये मैं नहीं जानता, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन वार्तालाप करना है, संवाद करना है, तो कुछ न कुछ तो कहना पड़ेगा। चित्तवृत्ति एवं समस्याओं का सामना करने का ये दोनों प्रश्न ठीक से समझने के लिए एक व्यापक परिस्थिति को हमें समझना होगा कि ये 21वीं शताब्दी कहते हैं, 21st सेंचुरी, जिसका 21 वर्ष जा चुके हैं, बाकी अभी बाकी हैं, और इसका बहुत चर्चा होता है कि हम 21वीं शताब्दी में हैं। 21वीं शताब्दी में हमें क्या विशेषता आ गया है, ये अपने आप को जानकारी नहीं है। लेकिन इसका जो व्यापक भौगोलिक एवं सामाजिक की दृष्टि से पूर्ण विश्व की जो वर्तमान परिस्थिति है, वो किस संघर्ष के माध्यम से जा रहा है, इसको समझना हर सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक कार्य के लिए आवश्यक होता है, जिसको बिना समझें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पिछले लगभग 100 वर्षों से
वैश्वीकरण का बराबरी दौर चले हैं और पिछले 30-40 वर्षों में इसका बहुत गति पकड़ा है। आज संपूर्ण विश्व एक छोटे गांव के रूप में परिणत हो चुका है, ऐसा लोगों का कहना है। The world has become a small village। तकनीक की और यातायातों के साधन के कारण ये सही है गलत है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं, जिसका अर्थ यह है कि संपूर्ण विश्व एक अधिपति की नियंत्रण में आ चुके हैं, विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से, जिसको ग्लोबलाइजेशन के नाम से पुकारा जाता है। अंग्रेज नहीं जाने वाले भी इन शब्द को प्रयोग करते हैं। ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ है, मनुष्य की व्यक्तिगत अस्तित्व को चुनौती दे रहे हैं और इस अस्तित्व को, इस पहचान को पूर्ण रूप से मिटाने की प्रयास समझबूझ करके चला रहे हैं, जो कुछ लोगों का प्रयास है, लेकिन वो चला रहे हैं। व्यक्तिगत और समूहगत जो पृथक पृथक पहचान है, उसको मिटाए बिना वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन उनकी दृष्टि से पूर्ण नहीं हो सकता है। तो इसलिए सांस्कृतिक को, भाषाओं को, रीति रिवाजों को, वेशभूषा को, सबको मिटा करके संपूर्ण विश्व को एक रूपिता में, एक भाषा में, एक सांस्कृतिक में, संभवतः संस्कृति तो रहेगा कहाँ, असंस्कृति में लाने की जो चेष्टा चल रही हैं, जिसकी विरोध करने वाला पहले तो बहुत कम लोग थे, अब कुछ बढ़ रहे हैं। इस समय हम लोग बहुत अत्यंत अल्पसंख्यक नहीं हैं, काफ़ी संख्या में आ चुके हैं। इसका पहला चेतावनी गांधी जी ने लगभग 120-25 वर्ष पहले दे दिया था, हिंद स्वराज की रचना करके। मैं नहीं जानता यहाँ पर बैठे हुए मेरे मित्र लोग कितने लोगों ने हिंद स्वराज को पढ़े हो। भारत देश की वासी हो और हिंद स्वराज नहीं पढ़े हो तो मुझे तो बहुत अजीब सा लगता है। पिछले 4-5 शताब्दियों में संपूर्ण विश्व में मोहनदास करमचंद गांधी जैसे कोई व्यक्ति उत्पन्न नहीं हुआ। वो भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ, वो अपना कार्य करके चले गए। उनका मान्यता संपूर्ण विश्व में बहुत अधिक है, लेकिन भारत में थोड़ा कम है। अपने स्वार्थों के कारण गांधीवाद हमारे लिए उपयोगी नहीं है। मेरा एक निवेदन, विशेष प्रकार के एक निवेदन आज आप लोगों से रहेगा कि आप सब कृपा करके हिंद स्वराज को पढ़ें। वो बहुत सरल भाषा में लिखे हुए हैं, मूल रूप से गुजराती में लिखे थे। उसके हिंदी अनुवाद और अंग्रेज़ अनुवाद दोनों गांधी ने खुद देखे हैं।
हिंदी अनुवाद बहुत अच्छे हैं, बौट अनुवाद भी उसका उपलब्ध है। अंग्रेज अनुवाद में थोड़ा सा हिंद स्वराज की जगह पर इंडियन होम रूल लिख दिया है, वो थोड़ा ठीक नहीं है। इंडियन स्वराज को ठीक, स्वराज को रहने देना चाहिए था। खैर गुजराती में पढ़ सकें तो सबसे अच्छे हैं, नहीं तो हिंदी उर्दू मेरे ख्याल से भारत की अधिकांश भाषाओं में उसका अनुवाद उपलब्ध है, तो उसको देखें। आज के समाज की हर समस्या का संकेत दे दिया गया है और उन समस्याओं का समाधान कैसा मिलेंगे उसका भी संकेत दिया गया है। बहुत छोटा सा पुस्तिका है, 2 घंटे में आप पढ़ सकोगे। और गांधी का बहुत सा साहित्य हैं। गांधी साहित्य की संख्या गिना जाए तो, और मैं पिछले 4-5 वर्षों से संपर्क में नहीं हूँ, जब तक मैं संपर्क में था तो 124 या 25 जिल्द में, वॉल्यूम्स में प्रकाशित हो चुका है। कई जिंदगी चाहिए उनको पढ़ने के लिए, लेकिन 3 चीज़ आप पढ़ लें तो आप गांधी को पूर्ण रूप से समझ सकेंगे। उसमें पहला है हिंद स्वराज, और दूसरा है मेरे सपनों की भारत, और तीसरा है सत्य की प्रयोग, मेरे सत्य की प्रयोग। वो उनका अपना आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। वो अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी हर भाषा में मिलता है। वो शायद अब 2 जिल्द में हो गया है। तो ये 3 ग्रंथ पढ़ लें तो गांधी के सारे विचारों को, दर्शन को, मार्ग को आप समझ सकेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप उसको देखें तो व्यक्तिगत, सामाजिक और समस्त मानव मात्र के लिए जो कुछ कार्य करना है उसके लिए कैसा प्रेरणा होना चाहिए, समस्याओं का कैसा सामना करना चाहिए, उन सब की बहुत ही सटीक। खैर हिंद स्वराज अब 100 से अधिक हो गए हैं। 1909 में लिखे गए थे, तो अब तो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। बाकी भी वैसा ही पुराना है, लेकिन वो अभी गांधी ने आज की परिस्थिति को तभी देख लिया था, उसको बांध करके क्या आने वाले हैं उसको बांध करके लिखा था। ऐसा आज भी बिल्कुल वो प्रासंगिक हैं, रिलेवेंट हैं, आज की समस्याओं से सीधे वो संवाद करते हैं। तो उनको देखने से आपको ये सारा प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। कैसा प्रेरणा होना चाहिए, मानसिक परिस्थिति होना चाहिए, कैसा समस्याओं से के समाधान खोजना चाहिए और कैसे चुनौतियों का सामना करना चाहिए, अगर उनको समझ लें तो सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे बड़ा चुनौती वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन। उस चुनौती की सामना करने के लिए स्थानीयकरण करना जरूर है, लोकलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की प्रतिपक्ष में लोकलाइजेशन होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत दिनों से ये कह रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल, वो मुझे अच्छा लगा।
वोकल फॉर लोकल में लोकलाइजेशन की सिद्धांत का एक बोध मिलता है। इस कार्य को कार्यान्वयन करने में सरलता तो नहीं है, लेकिन एक विचार आज लोकलाइजेशन को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय संगठन बड़े पैमाने पर काम चल रहे हैं। मेरा एक मित्र लद्दाख में बहुत दिनों तक रहे थे, एक लेडी हैं यूरोप के, उनका कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत में भी हुए, तो उसमें ये बात चल रही है कैसा लोकलाइजेशन की स्थानीयकरण की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक बात है, ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन। दूसरा हमारे सामने बहुत बड़ा चुनौती है आधुनिकीकरण और परंपरागत। ये आधुनिकीकरण जो है, मॉडर्नाइजेशन, यह भी लगभग वो दोनों एक साथ जन्म लिए हैं, लेकिन वैश्वीकरण की पोषक, उसको आगे बढ़ाने वाले जो तत्व हैं वो हैं आधुनिकीकरण। आधुनिकता में कोई तर्क नहीं है, कोई न्याय नहीं है, वो एक क्या कहना चाहिए, एट रैंडम वो जैसा कुछ उत्पन्न हुआ ऐसा, तो जिससे परंपरा का जो एक संतति था वो विकसित हो गया, तो जिससे मनुष्य को एक तरह से अपने आधार खो दिया। दे हैव लॉस्ट द रूट्स। जब निराधार हो जाते हैं, जिसकी कोई रूट्स नहीं है, जिसे कोई जड़ नहीं है, तो वो फल फूल नहीं सकते हैं। फल फूल नहीं सकते हैं, इतना ही नहीं, वो किसने किसी पर आश्रित हो जाता है। आश्रित होना ही पराधीनता है। जब आपने रूट से उखाड़ करके रख दीजिए, वो अपना आप गिर जाएगा, और खड़ा होने की प्रयास करेंगे तो वो किसी पर आश्रित होकर के परजीवी हो जाएंगे। ये परजीवी होने का जो प्रयास हैं, ये वैश्वीकरण की उपाय हैं। वैश्वीकरण तभी हो सकता है जब मनुष्य परजीवी हो जाए, किस पर आश्रित हो जाए, उसकी स्वाधीनता खो जाए, स्वतंत्र खो जाए। तो इसलिए वो एक दूसरा, तो आज हमारे मूल समस्या क्या है? हमारे मूल समस्या है आधुनिकीकरण, आधुनिकता, और उससे उत्पन्न हुए जो दूसरा हमारा समस्या है, बहुत बड़ा समस्या है। हमारा समस्या क्या, संपूर्ण मानव मात्र के लिए समस्या है, वह वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। इन दोनों के चलते क्या हुआ है, संपूर्ण विश्व में एक तो हिंसा और विध्वंस, वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन, ये पिछले 200 साल में अत्यधिक वृद्धि हुआ है। वृद्धि क्या, यही ग्लोबलाइज हुआ है, यही वैश्वीकरण हुआ है, और जिसके सीधे परिणाम हैं
संपूर्ण पर्यावरण को प्रदूषित करना। आज हम कहीं भी जाएं तो साफ हवा सांस लेने के लिए नहीं मिल रहे हैं। मैं अपने जीवन काल में, मुझे याद है शुरू में भारतवर्ष में आए थे, रेल स्टेशन में कहीं पे जाकर के पानी पी लेते थे। कम से कम पानी को पैसा से खरीदना नहीं होता था। तो आप किसी भी नल से पानी नहीं पी सकते हैं, आपको बोतल में बंद पानी को पैसा दे करके खरीदना होगा। और खरीदने के बाद भी देखते हैं कि वो कहीं एक्सपायर्ड तो नहीं है या पुराना है या वैसा तो कोई नहीं है। हर चीज़ में संशय है। अब ऐसा दिन बहुत दूर नहीं होगा, सांस लेने के लिए भी हवा जो है वो किस मल्टीनेशनल कंपनी से खरीदना पड़ेगा बोतल में भर करके। जापान में कई जगह ऐसा हो गया है, वो ऑक्सीजन बूथ्स बना दिया है। बाजार में जाते जाते आपको कठिनाई मालूम हो तो बूथ में जा कर के थोड़ा सांस ले लीजिए और फिर बाहर निकल आइए। तो वो एक संकेत हैं विश्व कहाँ पर जा रहे हैं। ये पृथ्वी की उष्णता का वृद्धि, जो गर्मी का वृद्धि हो रहा है, जिसकी सीधे परिणाम हम मनुष्य थोड़ा कम अनुभव कर रहे हैं। जीव जंतु, पतंग और मच्छर, इन सब की जीवन कठिनाई में हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग की जो परिस्थिति हैं वो पश्चात देशों में ज़्यादा उसका कठिनाई है। और उसके साथ साथ ग्लोबलाइजेशन का एक दूसरा परिणाम है अमीर और गरीबों के बीच की खाई को निरंतर भरना। मैं विश्व की समस्या को, चुनौतियों को एक संक्षेप में कहना हो तो पर्यावरण का प्रदूषण, हिंसा और गरीब अमीर की खाई का वृद्धि होना, ये तीन आज संपूर्ण मानव के लिए ये तीन चुनौतियाँ बहुत बड़ा चुनौती हैं। और ये तीनों चुनौतियों की समाधान क्या है, ये किसी भी नेतृत्व के पास इसका जानकारी नहीं है। जानकारी है कहीं कहीं पर, लेकिन वो करने के लिए तैयार नहीं है, कर नहीं सकते हैं। अगर उसको करना होगा तो ये दोनों का जो मूल कारण है, जैसा मैंने कहा, आधुनिकीकरण और वैश्विकरण। आधुनिकीकरण और वैश्विकरण को जब तक विरंग नहीं लाएंगे तब तक ये सारे उसकी उत्पन्न हुए समस्याओं का समाधान खोजना बेकार है। बेकार है क्यों? असंभव है। अब जिसके कारण को यथावत रखेंगे, आग को जला कर रखेंगे तो धुआं तो कम नहीं होगा। अगर धुआं को ख़त्म करना है तो धुआं के कारण को समाप्त करना होगा। तो जिन समस्याओं का जो सशस्त्र युद्ध, हिंसा, अमीर गरीबों की खाई, पर्यावरण का प्रदूषण, ये तीनों चीज़ जो संपूर्ण मानव मात्र की भविष्य के लिए, मानव की जो प्रजात हैं,
ये इस पृथ्वी पर रहेंगे नहीं रहेंगे, ये प्रश्न उठ चुका है। कई लोगों का कहना है कि 2070-75 के आसपास बहुत सा जो समुद्र की सीमावर्ती देश हैं या नगर हैं, वो सब पानी में डूब जाएगा। और बहुत जगह ऐसा होगा कि जहाँ पर बिना बारिश के कारण कोई उत्पादन नहीं होंगे, जंगलें जल जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। दो 2075 अभी बहुत दूर नहीं है, हम लोग 22 में और पहुंच चुके हैं। तो आने वाले जो यहाँ बैठे हुए जितना नवयुवक हैं, उन लोगों की अपने जीवन काल में इस भविष्यवाणी को देखने की खतरा है। तो इसलिए हमको बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि इस पृथ्वी को मनुष्य की रहने लायक रखना है या जैसा है वैसा छोड़ देना है। ये जो संसाधन हम लोगों के लिए अनिवार्य हैं, खाना, कपड़ा, मकान, ये उपलब्ध रहने देना है या सब चीज़ अपने पीढ़ी उनमें उपभोग करके आगे के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो ये सब निर्णय लेने के समय आ गया है। मैं कह रहा था आधुनिकीकरण में क्या दोष है। आधुनिकीकरण के माध्यम से मनुष्य को उपभोगी बना दिया है। संसाधनों का उपयोग करना मानव का अधिकार है। टू यूज द कमोडिटीज, ये मनुष्य की राइट है। टू कंज्यूम द कमोडिटी, हर चीज़ को कंज्यूम करके जाना है, ये मनुष्य के अधिकार नहीं है। हम केवल यूज़ कर सकते हैं, हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। आधुनिकीकरण के माध्यम से संपूर्ण मनुष्य को कंज्यूमर बना दिया है, यूज़र नहीं रहने दिया है। तो ये सब थोड़ा गंभीरता से सोचने की बात है। आधुनिकीकरण ने सैकड़ों चीज़ को उल्टा, उसमें से मैं 4-5 को गिनता हूँ। पहला, व्यक्ति और समाज। परंपरागत दृष्टि से व्यक्ति और समाज में समता था, बराबरी थे, और बराबरी से बढ़ करके समाज को व्यक्ति से ज़्यादा महत्व दिया जाता था। आज व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समाज उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये एक उलट गया। दूसरा उल्टा, कर्तव्य और अधिकार, द राइट्स एंड द ड्यूटीज। परंपरागत की दृष्टि से कर्तव्य महत्वपूर्ण होता था। कर्तव्य पूर्ण करेंगे तो अधिकार कहीं जाते नहीं थे, अपना आप सुरक्षित रहते थे। तो इसलिए उसके लिए लड़ने की, झगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं था। आज हमने कर्तव्य को छोड़ दिया है तो अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। तो ये दूसरा चीज़ उलट गया। और इस प्रकार से कई ऐसा महत्वपूर्ण चीज़ हैं जो आधुनिकीकरण से उल्टा हो गया है। तो जिसके चलते ये सारे वैश्विक समस्याएं उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए हमको सबसे पहले वैश्विक के समस्याओं का पूर्ण दर्शन
करना होगा। कोई भी हम अच्छा काम करने के लिए सोचते हैं तो आज विश्व में क्या चल रहा है, मूल समस्या क्या है और मूल समस्याओं का हेतु, उसके कारण क्या है, ये समझेंगे तो हम एक नए चेतना के साथ हर अपने कार्य को उसी प्रकार से दिशा दिया जा सकेगा। जब तक ये मूल समस्याओं का और मूल समस्याओं का मूल कारणों को, रूट कोज को ठीक से पहचानेंगे नहीं तो हम अपने सारे कार्य योजना भी उसी प्रकार से थोड़ा सा हल्का फुल्का और विसंगत भरे हुए बहुत चीज़ पा जाएंगे। तो इसलिए हमें चिंतन करना होगा। इसलिए मैं कह रहा था कि हिंद स्वराज को देखना चाहिए। हिंद स्वराज से थोड़ा आगे बढ़ करके आधुनिकता और परंपरा, वैश्वीकरण और स्थानीयकरण, इन सब की दर्शन को ठीक ढंग से जानने की इच्छा रखते हो और व्यक्ति अच्छा पढ़े लिखे हो, पढ़ने की इच्छा रखते हो तो फिर थोड़ा आगे जा कर के कुमार स्वामी की लिटरेचर को पढ़ना चाहिए, शरण सब की लेखन को पढ़ना चाहिए। शरण सब का विशेष रूप से द ट्रेडिशनल थॉट करके किताबें हैं, सारनाथ संस्था से प्रकाशित हुए हैं। और धर्मपाल जी के कई ग्रंथ हैं, टू अंडरस्टैंडिंग गांधी, द ब्यूटीफुल ट्री वगैरह हैं। इन लिटरेचरों को पढ़ेंगे और विनोबा भावे का बहुत सा लिखन है। खास तौर से गांधी को जानने के बाद विनोबा और विनोबा की भूदान आंदोलन, उसको जानना चाहिए। यहाँ नॉर्थ ईस्ट की क्षेत्र में विनोबा बहुत प्रसिद्ध नहीं है। दुनिया के इतिहास में भूदान आंदोलन जैसा कोई भी सामाजिक आंदोलन मेरे ख्याल से कहीं हुआ नहीं है, तो उसको भी देखना चाहिए। ये हमारा अपने देश के संदर्भ में हुआ है, कुछ समय पहले हुआ है। 1959 में जब हम लोग शरणार्थी होकर के यहाँ आए थे तो विनोबा जी जीवित थे। उनका भूदान आंदोलन अभी समाप्त हो ही रहा था। उनके भूदान आंदोलन की अंश में कुछ तिब्बती शरणार्थियों को भी बसाया गया। तो वो इस सारा चीज़ को जानना चाहिए, तब हम आगे जा कर के कुछ उपयोगी काम करने के लिए अपने प्रेरणा उत्पाद कर सकते हैं और उस प्रेरणाओं के माध्यम से फिर समस्याओं का या तो समाधान कर सकते हैं या उसका समाधान खोज सकते हैं। दोनों में से कोई संभावना बनेगा। तो ये एक मूल रूप से मैं कह रहा हूँ। और फिर उसके बाद जब हम यथार्थ में काम में उतरेंगे तो समाज की सेवा का काम किस किस क्षेत्र में हो सकता है वो पहचान करना होगा। ऐसा मोटा मोटे रूप से देखा जाता है शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें गैर सरकारी संगठनों को योगदान देना चाहिए। दूसरा स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है। शिक्षा और स्वास्थ्य दो मूल रूप से आज की गैर सरकारी संगठन लोगों के माध्यम से काम चलता है। और कुछ धार्मिक संगठन हैं तो वो अपना धर्म का काम भी करते हैं
वो भी ठीक है, वो भी समाज का सेवा तो है ही है। और आर्थिक दृष्टि से जो गरीबी तबका है उनको कैसा उत्थान करना चाहिए। हाँ, इससे मुझे याद आया, ये अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसका वृद्धि विश्व में वैश्वीकरण की एक और मूल कारण था पूंजीवाद, पैसा से पैसा कमाने की जो सिद्धांत पूंजीवाद। पूंजीवाद के विरोध में मार्क्सवाद आया, समाजवाद आए, लेकिन वो सब आज समाप्त हो गए हैं। आज कहीं भी ना तो मार्क्सवाद है, ना कम्युनिस्ट हैं, ना ही अब संपूर्ण विश्व एक ही मुश्त में पूंजीवाद हो गए हैं। और पूंजीवाद की जो प्रक्रिया है उससे सामना करने के लिए विनोबा जी का सिद्धांत था सर्वोदय सर्व उदय। कोई विशेष वर्ग को आगे मत ले जाइए, संपूर्ण मानव मात्र को आगे ले जाइए। तो सर्वोदय जो है वो सबसे नीची तबके से प्रारंभ होना होता था। तो उसका भी आजकल चर्चा बहुत कम हो गया है। सर्वोदय के सिद्धांतों को भी देखना चाहिए, जिससे समाज की सेवा करने में जहाँ पर अर्थ के प्रश्न आते हैं वहाँ पर ये उपयोगी है। तो कुल मिलाकर के गांधी विनोबा की साहित्य को और गांधी विनोबा के बाद जो उन साहित्यों को सुदृढ़ करने के लिए शैक्षणिक स्तर पर, एकेडमिक लेवल पर जो काम हुआ है, उन लोगों से आप लोगों को अवगत होना चाहिए, तब आगे उपयोगी काम आप कर सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। शिक्षा और स्वास्थ्य दो मूल क्षेत्र हैं, और उसके आगे सांस्कृतिक को जोड़ सकते हैं। सांस्कृतिक वाले तो बहुत कुछ प्रकट रूप से बहुत कुछ करने का क्षेत्र नहीं है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य में मूल कष्ट कारण क्या है, मूल दोष क्या है, जिसको हम सेवा करके उसको सुधारना चाहते हैं, वो भी देख लेना चाहिए। आज शिक्षा व्यवसाय हो गए हैं, स्वास्थ्य भी व्यवसाय हो गए हैं। ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा दोष जो हमारा सामने आते हैं, ये दो क्षेत्र में आ सकते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं को व्यवसायिक बनाने की परिणाम हम क्या भोग रहे हैं। शिक्षा मनुष्य को गुलामी बनाने की एक उपाय के रूप में परिणित कर दिया है। बहुत अजीब सा लगता है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताता हूँ। जब मैं 1971 में सारनाथ में एक संस्था बनाने के लिए मुझे भेजा गया, तो वहाँ अब तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में चल रहा है। तो उस समय सरकारी भारतीय सरकार की किसी भी अधिकारी से संस्था की स्थापना के बारे में हम बातचीत करते हैं तो पहला प्रश्न पूछता है कि
यहाँ से उत्तीर्ण छात्र लोगों को नौकरी कहाँ मिलेगा। ये कि बहुत सेट है कि अगर यहाँ से शिक्षित हो तो वो तुरंत नौकरी मिल जाना चाहिए, वो कभी मास्टर नहीं होना चाहिए, जी हुजूरी करने वाले दास होना चाहिए। तो नौकरी कहाँ मिलता है ये पूछते थे। तो मैं कहता था उनसे कि हम शिक्षा संस्थान लोगों को नौकरी कराने के लिए नहीं बना रहे हैं, लोगों को स्वामी बनाने के लिए, मालिक बनाने के लिए करना चाहिए। तो वो हंसते हैं, तो आपको सोचते हैं ये बेवकूफ़ क्या सोचता है। इसको एक शब्द है अनप्रैक्टिकल, अंग्रेज में, व्यवहारिक नहीं है, अव्यवहारिक चीज़ सोचते हैं। हम जो नौकरी के लिए शिक्षा देते हैं तो शुरू से ही यही दिमाग में भर देते हैं कि यहाँ से उत्तीर्ण होकर के अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा तनख्वाह मिलेगा, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, वगैरह वगैरह। इस तरह से प्रलोभन दे करके मनुष्य को प्रलोभी बना देते हैं और शिक्षा का उद्देश्य एकदम भूल करके शिक्षा जो है वो एक नौकरी करने की साधन के रूप में समझ रहा है। ये मानसिक मूल त्रुटि यहाँ से होता है। तो इसको हम कैसा परिवर्तित करें। शिक्षा जो है मनुष्य को एक अज्ञानता से ज्ञान की ओर प्रस्थान करने की है और एक अंधकार से उजाल में, प्रकाश में जाने की है। जो विद्या है वो मनुष्य को आजीविका कमाने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं, मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए दिया जा रहे हैं। इस विचार को कैसा हम युवक लोगों के लिए, बच्चों के मन में लाया जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उसी तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यवसाय हो जाने के कारण चिकित्सक लोगों का उद्देश्य ये नहीं रह गया है कि मानव समाज में रोग ना फैले, मानव समाज आरोग्य हो। कुछ डॉक्टर हमसे खुलकर करते हैं कि मानव समाज आरोग्य हो जाए तो हम लोगों तो बेकार हो जाएगा, हमारा व्यवसाय छूट जाएंगे, हम कहाँ से खाएंगे। मनुष्य में रोग रहे हैं, विभिन्न प्रकार के रोग रहे हैं और दवा भी ऐसा ही है, एक भी बार खाना शुरू करिए तो जीवन पर्यंत खाते रहिए। तो ये सारे कंज्यूम करने के लिए, मनुष्य को कंज्यूमर बनाने के लिए, मनुष्य को हमेशा चिकित्सक के ऊपर आश्रित रहने के लिए जो उपाय हो सकता है वो सब करते हैं। तो इसलिए हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मनुष्य को स्वयं जागृत होकर के अपने स्वास्थ्य को अपने से कैसा सही रख सकते हैं। बहुत एक प्रकार से आपातकालीन की परिस्थिति भिन्न बातें हैं, लेकिन साधारणतः स्वास्थ्य को ठीक रखने की कुछ प्रयास हमारा मित्र योग साधना करने वाले लोगों ने किए थे, लेकिन वो भी आप धीरे धीरे व्यवसाय के रूप में संत व्यवसायी बने, एक व्यंग है, तो उस तरह से होता जा रही हैं। तो ये सब में जिस समस्या की मूल स्रोत हैं और जहाँ से हम त्रुटि होते हैं वहाँ से हमको कैसा उसको समझना चाहिए, तब समाधान ढूंढना चाहिए। ये समाज सेवी संस्थानों का एक दायित्व रहता है। अब मैं अंत में ही
दोबारा गांधी जी को स्मरण दिलाता हूँ। गांधी जी के कार्य ज़्यादातर देश को स्वराज प्राप्त कराने के लिए था। एक अन्याय शासन से न्याय मानने की प्रक्रिया में था। तो इसलिए गांधी ने एक अपने विशेष प्रकार की कार्य पद्धति, कार्य प्रणाली विकसित किया है। उनसे हमें अवगत होने की आवश्यकता है। वो हर जगह काम आते हैं। उसमें पहला है सत्याग्रह। कोई अन्याय की, कोई गलत कार्य की विरोध करना हो तो सत्य आधारित, अंतरात्मक आधारित उसका अस्वीकृत करने की आग्रह रखना था। और उसमें मूल शर्त ये था कि जिसके प्रति हम अस्वीकृत अभिव्यक्त कर रहे हैं उसके प्रति द्वेष ना हो, क्रोध ना हो, उस कर्ता की प्रति हमारा मन में दया हो, करुणा हो। ये भगवान बुद्ध की शिक्षा से एकदम मिलते हैं। तो वो ये कि सत्याग्रह का पद्धति है। और उससे थोड़ा आगे चल कर के सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा ये है कि हम कोई लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, हम कोई क्रोधित नहीं होंगे, द्वेष नहीं रखेंगे, लेकिन जो अन्याय आदेश हैं, शासन आदेश हैं या जिसका भी आदेश है उसको हम अस्वीकार करेंगे। सविनय बहुत विनम्रता के साथ जो हमारे ऊपर चीज़ थोप रहे हैं उसका हम अस्वीकार करेंगे, अवज्ञा करेंगे। और तीसरा है नो कोऑपरेशन, असहयोग। कोई गलत चीज़ हो रहे हैं, हम उसको रोक नहीं सकते हैं, वहाँ उसको विरोध करने की भी परिस्थिति नहीं है, तो वहाँ पर हम अपने को अलग रखेंगे, असहयोग करेंगे। तो ये तीनों अपने आप में तीन बहुत बड़े सिद्धांत हैं, तो जिसका विस्तार बहुत बड़ा है, तो उन सबको देखना चाहिए। वो जीवन में हमेशा काम आते हैं। और तो चौथा है रचनात्मक कार्य। ये सबसे बड़ा गांधी जी ने अपने आंदोलन में इसको स्थान दिया है, रचनात्मक कार्य। कहीं नो कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और सत्याग्रह, इनमें थोड़ा कमी भी हो जाए तो कोई बात नहीं। रचनात्मक कार्य में, कंस्ट्रक्टिव वर्क में कभी भी कमी नहीं होना चाहिए। तो वो विभिन्न किस्म के रचनात्मक कार्यों को उन्होंने पहचान करके उसका विशेषज्ञ प्राप्त करके फिर लोगों में फैलाया है, जिसमें जैसा खादी है, ग्रामोद्योग हैं और अनेक प्रकार के स्थानीय आर्ट एंड क्राफ्ट्स हैं। तो इन सब में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो ये चार चीज़ों को हमें समझना चाहिए। सबसे पहले सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा और असहयोग और रचनात्मक कार्य। हर कार्य में लगभग इन चारों का प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन इसमें मूल शर्त यह है कि हम अपने विरोधियों के साथ करुणा में, दया में, मैत्रीता में कमी ना हो। जिसकी विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उनको ही अंतर्गत हानि होगा। उस हानि को बचाने के लिए जो भगवान बुद्ध लोगों को
पाप से इसलिए बचाते थे कि पाप के परिणाम उनको दुख भोगना होगा। तो उसी प्रकार से गांधी जी भी लोगों को इसलिए किस कार्य से रुकते थे कि जिससे उनको अंततगत दुख और समस्या का सामना ना करना पड़े। उनके प्रति जो मित्रता है, मैत्री भावना है, करुणा की भावना है, उसकी भावना से प्रेरित होकर के, उत्साहित होकर के वो काम करते थे। तो हम हमेशा एक मानसिकता रखना चाहिए कि जिसके प्रति हम सहायता कर रहे हो या जिसके प्रति हम कुछ विरोध कर रहे हो, इन सब में जिसके प्रति हम कार्य कर रहे हैं उसके प्रति दया की, करुणा की और सम्मान की, उसको बेइज्जत नहीं करना चाहिए। सम्मान की भावना रखते हुए उनको भी एक साधारण मनुष्य की बनती, अच्छा होने की, बेहतर होने की संभावना है, बीज है। उस अच्छे बीज को हम कैसा जगा सकते हैं, अंकुरित किया जा सकता है, ऐसा खोज करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले जिस काम को करने के लिए हम जा रहे हैं उस काम में हम अपने को दक्षता करना होगा, विशेषज्ञता प्राप्त करना होगा और उसमें अपने को डालना होगा। जो परिवर्तन दूसरे लोगों में चाहते हैं, जो परिवर्तन समाज में चाहते हैं, वो पहले अपने ऊपर लागू करना होगा। अपने ऊपर लागू किए बिना लोगों को कुछ उपदेश देना या सुझाव देना वो बेकार होता है। मेरे कुछ मित्र लोगों ने फ्रांस में और यूरोप की कुछ जगहों पर बेटर वी बेटर वर्ल्ड इस नाम से एक आंदोलन चला रखे हैं। तो उस आंदोलन का मंत्र यही है कि बेटर मी, बेटर वी एंड बेटर वर्ल्ड। इसका अर्थ है कि मैं सुधरूंगा और हम सुधरेंगे तब जगत सुधरेंगे। मैं थोड़ा ठीक होंगे तो हम ठीक होंगे, हम ठीक होंगे तो जगत ठीक होंगे। तो ये एक शब्द हैं और ये शब्द अच्छा भी लगता है और यथार्थ में ये क्या कहना चाहिए, यही व्यवहारिक है। इस माध्यम से कोई कार्य किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, जहाँ पर भी हम लोगों का सेवा करना चाहता है और सेवा करके लोगों में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं, उस परिवर्तन को अपने जीवन में उतार करके, अपने से अनुभव लेकर के, अनुभूति करके, तब वो आप समाज के क्षेत्र में उतरेंगे तो आपको उससे सफलता मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्तुति को समाप्त करता हूँ। तो मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि मेरे जो विचार अभी आपको सामने रखे हैं उससे आपका कोई काम का ना हो तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए। अगर उसमें से कुछ उपयोगी समझें तो तुरंत आप उसको विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप उसको परीक्षा कीजिए, उसको करके देखिए और गांधी विनोबा वगैरह को भी थोड़ा पढ़ के देखिए, तब जा कर के फिर आपको समझ में आएगा कि ये कारीगर हैं कि या बेकार हैं। सब लोगों ने ध्यान देकर सुना।